पहले पीएलसी को ध्यान दीजिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम किसकी बात कर रहे हैं? पीएलसी की बात कर रहे हैं। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट की बात की जा रही है। मतलब प्रोडक्ट जब आया और जब प्रोडक्ट क्या हुआ, आपने ड्रॉप किया या प्रोडक्ट खत्म हुआ, है ना। इस पूरे साइकिल को, इस पूरे टाइम पीरियड को आप क्या बुलाते हो? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बुलाते हो। तो प्रोडक्ट के अगर लाइफ साइकिल को हमें शो करना होता है तो वी यूज अ कर्व, दैट इज द कर्व ऑफ सेल्स ओवर टाइम, है ना। सेल्स ओवर टाइम का ये क्या होता है? कर्व होता है। सेल्स ओवर टाइम का ग्राफ होता है। कहने का मतलब एक फैक्टर हम सेल्स रखते हैं, दूसरा फैक्टर हम टाइम रखते हैं, एंड सेल्स एंड टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिस ग्राफ का शेप जो होता है वो एस शेप्ड का होता है। इसको एस शेप्ड कर्व आप कह सकते हैं पीएलसी को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। इट्स एस शेप्ड कर्व ऑफ व्हाट? ऑफ सेल्स ओवर टाइम। तो पीएलसी का डेफिनेशन आपको यही याद रखना है कि पीएलसी इज बेसिकली एस शेप्ड कर्व ऑफ सेल्स ओवर टाइम। सेल्स ओवर टाइम का ये एक एस शेप्ड कर्व है, और इसी में आपको प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल दिखाई देंगे। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स पे हमने रखा टाइम को एंड वाई पे रख लिया किसे? सेल्स को। सो दिस इज आवर सेल्स ओवर टाइम का ग्राफ बनेगा। अब देखो, जब आपका प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, राइट, एट दैट टाइम यू आर हियर, टाइम भी जीरो है और सेल्स भी जीरो है। यहां प्रोडक्ट लॉन्च होगा मार्केट में, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट लॉन्च होते ही एकदम से बिकना शुरू हो जाएगा? जरा सोचो आप, क्या प्रोडक्ट लॉन्च होते ही एकदम से बिकना शुरू हो जाएगा? हाँ या ना? यस या नो? आंसर करते हुए चलना। क्या लगता है आपको, लॉन्च होते ही एकदम से बिकना शुरू हो जाएगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप क्या बोलोगे? इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होगा। इन सम केसेस ऐसा हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे, और वो क्यों होता है, उसके क्या फायदे हैं, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि अगर प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है तो इसका मतलब कस्टमर में उस प्रोडक्ट को लेके अवेयरनेस कम होगी, कम कस्टमर्स को मालूम होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, तो जाहिर सी बात है उसकी सेल भी क्या होगी? कम होगी। सो इनिशियल डेज में हमारा सेल बहुत ज़्यादा नहीं होता। सो वी विल गो लाइक दिस। इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे कस्टमर्स को मार्केट में आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ती है, और वो आप बढ़ाते हो। वो आप देखोगे अभी आप कैसे बढ़ाओगे, तो यू विल इंक्रीज द अवेयरनेस अमॉन्ग द कस्टमर्स बाय डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज, और वो अवेयरनेस बढ़ने से आपका सेल थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। और एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां के बाद आपको शार्प राइज मिलेगा सेल का, क्योंकि मार्केट इज नाउ अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। तो यहां से आपको एक शार्प राइज मिलेगा सेल का, राइट। तो ये जो पहला स्टेज बनता है, इस स्टेज को कहा जाता है इंट्रोडक्शन। क्या बुलाते हैं इसको? इंट्रोडक्शन स्टेज बुलाते हैं। ये आपका पहला स्टेज हुआ, यानी कि यहां प्रोडक्ट को मार्केट में क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंट्रोडक्शन फेज। तो पहला फेज जो बनता है हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन, जहां हमने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। देन आफ्टर वी आर गेटिंग अ शार्प राइज इन सेल। ये जो शार्प राइज सेल का आपको मिल रहा है, इस स्टेज को कहा जाता है ग्रोथ स्टेज। ये हो गया आपका ग्रोथ स्टेज, जहां आपका सेल क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है, राइट। बट ये कितना बढ़ेगा बताओ? इनफाइनाइट सेल तो जाएगा नहीं भाई, उसमें भी एक लिमिटेशन है। तो एक टाइम आएगा जब ये आप सैचुरेट करोगे। एक टाइम आएगा जब क्या होगा? सैचुरेशन आएगा। और यहाँ क्या होता है, आपका सेल बढ़ता तो जरूर है, बट जो आपका रेट होता है ना इंक्रीमेंट का, वो नेगेटिव होता है, यानी कि इट इंक्रीजेस बट विद डिक्रीजिंग रेट। तो ये आपका मैक्सिमम सेल का लेवल है। ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमम सेल का लेवल हो गया। और एक टाइम आएगा जिसके बाद ये प्रोडक्ट क्या होता है? डिक्लाइन करना शुरू होता है। डिक्लाइन करने के कई सारे कारण हो सकते हैं। मान लो जिस टेक्नोलॉजी पे ये आधारित था वो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए, या मान लो किसी राइवल प्रोडक्ट ने आपके प्रोडक्ट को क्या कर दिया हो? रिप्लेस कर दिया हो, या ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यहां से आपका प्रोडक्ट क्या करेगा? फॉल करना शुरू करेगा। तो जब आपका प्रोडक्ट यहां से फॉल करना शुरू करता है, ये जो आपका बीच वाला फेज था, इसको कहा जाता है मैच्योरिटी। ये आपका थर्ड स्टेज आ गया मैच्योरिटी का। एंड द फोर्थ स्टेज आफ्टर मैच्योरिटी यू हैव डिक्लाइन। फोर्थ स्टेज इज योर डिक्लाइन स्टेज।
इस तरह से 4 स्टेजेस आप देख सकते हैं आपके पीएलसी में होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी एंड चौथा डिक्लाइन, राइट। अब क्या फायदा है सर पीएलसी को पढ़ने का? पीएलसी को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर अब मैं आपसे किसी भी प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं या किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट कंडीशन बता दूं, तो आप ये समझ सकते हो कि वो किस लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है। और अगर मैं आपको स्टेज बता दूं, तो इन डिफरेंट स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू टेल कि उस प्रोडक्ट का मुझे क्या करना चाहिए या उस प्रोडक्ट का अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो हर एक प्रोडक्ट इन 4 स्टेजेस में से किसी एक स्टेज पे ऑपरेट कर रहा होगा, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो। मान लो टेक अप एन एग्जांपल ऑफ नेस्ले। यहां हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, नेस्ले का, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट को हम प्लेस करते हुए चलेंगे। तो एक हो गया हमारे पास नेस्ले का प्रोडक्ट जो है नेस्ले बटर, एक हो गया हमारे पास नेस्ले का प्रोडक्ट जिसका नाम है नेस्कैफे, एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं सेरेलैक, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं नेस्टी। चलो ये हमारे पास 4 प्रोडक्ट है नेस्ले का। अब ये चारों प्रोडक्ट का अगर हम पीएलसी में देखेंगे तो किसी न किसी स्टेज पे तो लाई करेंगे, राइट। अकॉर्डिंगली हम इनके बिहेवियर को देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली इनके सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। तो जरा गौर करो क्या होता है। जो पहला स्टेज है मेरा, दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में मैं सेल्स की बात करूं आपसे कि सेल क्या होगा, तो एक बात तो पक्का है, जैसा हमने कहा कि अभी मार्केट में प्रोडक्ट को लेके अवेयरनेस नहीं है, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है सेल उस कंडीशन में क्या होगा, लो होगा। यानी कि जो मार्केट शेयर होगा आपका, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लो। लो मार्केट शेयर है आपका, सेल भी आपका क्या है, कम है। लेकिन इन इंट्रोडक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट आप क्या रखोगे, जरा सोचो, हाई रखोगे या लो रखोगे? आपका क्या कहना है, इन्वेस्टमेंट शुड बी हाई और इन्वेस्टमेंट शुड बी लो? क्या बोलोगे आप कहोगे ना कि सर सीधी सी बात है कि इन्वेस्टमेंट क्या रखना होगा, हमें हाई रखना होगा। अब ये हाई इन्वेस्टमेंट हमें क्यों रखना होगा? ये हाई इन्वेस्टमेंट इसीलिए रखना होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन फेज में वी विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इनटू एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा खर्च करना होगा। द रीजन इज वी हैव टू इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग कस्टमर्स। अवेयरनेस अमॉन्ग कस्टमर्स के अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट होगा एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बताया जा सके प्रोडक्ट के बारे में। ओनली देन दे विल बाई योर प्रोडक्ट, ओनली देन योर सेल विल इंक्रीज एंड सो द प्रॉफिट। तो आइडिया बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन फेज में सेल हमारा लो होता है, मार्केट शेयर भी लो होता है, बट इन दिस केस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, क्वाइट हाई, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज डन टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमॉन्ग कस्टमर्स। यानी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत ज़्यादा है। अब जरा एक बात देखो, क्या मज़ेदार बात है। हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन क्या उसके अगेंस्ट मेरे पास रिटर्न ज़्यादा है? आप कहते हैं अगर आपका सेल लो है, आपका मार्केट शेयर लो है, इसका मतलब यहां आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, लो होगा। लो प्रॉफिट हो रहा है आपको। अगर लो प्रॉफिट हो रहा है और हैवी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, हाई इन्वेस्टमेंट, तो जाहिर सी बात है ये तो आप कह सकते हो ना कि सर यहां तो इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो यही आपका बेसिकली जो शुरू का जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो आप इंट्रोडक्शन फेज में कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको यूजुअली इंट्रोडक्शन फेज में कैश फ्लो नेगेटिव कर देता है। कैश फ्लो क्या दिखाई देगा आपको, नेगेटिव दिखाई देगा। आमदनी से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो इस उम्मीद में कि कल आप ग्रोथ स्टेज में जाओगे, मैच्योरिटी स्टेज में जाओगे और यहाँ आप बेनिफिट को रीप कर पाओगे। तो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं, बट आपका आइडिया क्या है? आपका आइडिया है कि इन्वेस्टमेंट करके मैं मार्केट शेयर को क्या करूँ, बढ़ाऊँ। इन्वेस्टमेंट किया जाता है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, इन्वेस्टमेंट किया जाता है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। और क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप। यही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आप प्रोडक्ट में एक्सपेंडिचर लगा रहे हो, ये सोच के आप लगा रहे हो कि कल के डेट में जब ये ग्रोथ स्टेज में जाएगा तो आपको इससे क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब चलो दूसरा एस्पेक्ट, जरा सोचो, क्या ये जरूरी है कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से निकल के ग्रोथ में चला जाए? क्या इसकी गारंटी दी जा सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में ही फेल हो जाए? आप क्या बोलोगे, बिल्कुल हो सकता है। राइवल क्या चाहेगा, आपका कॉम्पिटिटर क्या चाहेगा कि आपका इंट्रोडक्शन का फेज जो है वो छोटा रहे या लंबा हो जाए? अगेन आपके दिमाग में आंसर आया होगा कि राइवल चाहेगा कि आपके इंट्रोडक्शन का फेज वो जितना ज्यादा लंबा हो, क्योंकि याद रखना आपका इंट्रोडक्शन का फेज जितना ज्यादा लंबा होगा आपका सर्वाइवल उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। Because introduction phase में you are making huge investment just to promote your product, just to increase the awareness about your product,
और ये अगर बहुत लंबे समय तक चला इंट्रोडक्शन फेज, उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट के सक्सेस के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आप कहते हैं नहीं, ये छोटा से छोटा होना चाहिए और तुरंत हम किस में जाए, ग्रोथ में जाए। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लो। अब आईफोन का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, और लॉन्च होते ही वो प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में चला जाता है। उनका इंट्रोडक्शन फेज बहुत ही छोटा है, राइट। लेकिन क्या ये हर एक प्रोडक्ट के साथ होता है, तो आप कहते हो नहीं। नाउ टेक एन एग्जांपल, ये जो मेरा नेस्ले बटर है, नेस्ले बटर विल फॉल इन दिस कैटेगरी। नेस्ले बटर किस स्टेज में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा। तो नेस्ले बटर किस में आएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेस्ले का जो कॉम्पिटिटर है ना, दैट इज वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट। नेस्ले का कॉम्पिटिटर कौन है, तो आप बोलोगे सर अमूल बटर। और अमूल बटर क्या है, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट। तो आप कहते हैं कि नेस्ले बटर, नेस्ले क्या हो गया इंट्रोडक्शन का, नेस्ले बटर। क्या एग्जांपल हो गया इसका, नेस्ले बटर किसका एग्जांपल हो गया, इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन फेज नेस्ले बटर का इतना लंबा क्यों हो गया, तो आप कहते हैं इसका जो राइवल है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट राइवल इज अमूल बटर। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप इंट्रोडक्शन में फेस नहीं करते। व्हेन द अगर आप फर्स्ट मूवर हैं, इंडस्ट्री इज ऑल्सो इन नेसेंट स्टेज, तब आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलता। बट अगर मान लो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री एंड यू आर लॉन्चिंग और प्रोडक्ट, उस कंडीशन में आपको कंपटीशन फेस यहाँ करना पड़ सकता है, राइट। तो नेस्ले बटर की अगर हम बात करें तो वो किस स्टेज में कह सकते हैं इसको हम सिंपली इंट्रोडक्शन स्टेज में कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहा था हमने इंट्रोडक्शन स्टेज में, कि आपका जो सेल्स है, सेल्स क्या होगा, लो होगा। आपका मार्केट शेयर भी क्या होगा, आपका मार्केट शेयर भी लो होगा। अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी लो होगा। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आपको क्या रखना होगा, इन्वेस्टमेंट हाई रखना होगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इन्वेस्टमेंट हाई क्यों रख रहे थे, क्योंकि हमें मार्केट शेयर को बढ़ाना है, उसके लिए हमारे को एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, इसमें हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो यहाँ हमारा कैश फ्लो नेगेटिव हमें दिख सकता है। तो हम चाहेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन फेज छोटा से छोटा हो और हम तुरंत इंट्रोडक्शन से निकल के किस में चले जाएं, ग्रोथ में चले जाएं। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि इंट्रोडक्शन ग्रोथ में जाएगा ही, है ना, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आ जाओ। इंट्रोडक्शन के बाद वी एंटर इनटू द ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में देखो, आपको क्लियरली ग्राफ में दिख रहा होगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ग्राफ साफ साफ कह रहा है कि आपका सेल जो है दैट इज हाई, सेल आपका हाई है, ठीक है। सेल हाई है, आपका मार्केट शेयर क्या है, हाई है। योर मार्केट शेयर इज ऑल्सो हाई, योर मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग विद सेल। तो आपका सेल भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। तो बताओ मुझे प्रॉफिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई, प्रॉफिट भी आपका हाई होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि इस फेज में आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इट विल बी हाई और लो। तो आपको एक बात का ध्यान में रखना है कि ग्रोथ फेज में क्या हम इन्वेस्टमेंट को कट कर सकते हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन फेज में इन्वेस्टमेंट हाई किया था तो मेरा ऑब्जेक्टिव था मार्केट शेयर को बढ़ाना। अब ग्रोथ फेज में भी हमें इन्वेस्टमेंट को हाई रखना होगा अगर हम ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट बनाने के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कट किया तो आपका ग्रोथ जितना हो सकता है उतना नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू मेंटेन ग्रोथ, आप क्या कहते हैं, टू मेंटेन ग्रोथ, ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए यू विल हैव टू मेक हाई इन्वेस्टमेंट इन द केस ऑफ ग्रोथ फेज एज वेल। और यहां जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो दोनों टर्म में होता है, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए भी और जो मार्केट शेयर आपने गेन किया है उस मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए भी। दोनों पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट इधर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो अब एक सवाल आना चाहिए दिमाग में, सर इंट्रोडक्शन में भी हाई है, ग्रोथ में भी हाई है, दोनों में मेरा क्या है, मार्केट शेयर इन्वेस्टमेंट हाई है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों के इन्वेस्टमेंट में, दोनों के इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप इंट्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो जा रहा था, इसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दिया, आप कह रहे थे हम अपने पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप ग्रोथ में है ना तो योर प्रॉफिट इज ऑलरेडी हाई, और प्रॉफिट का ही एक कंसिडरेबल अमाउंट क्या होता है, री इन्वेस्ट होता है। अब प्रॉफिट के ही एक कंसिडरेबल अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हैं, इस प्रोडक्ट को बाहर से पैसा नहीं चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है तो प्रोडक्ट ही आपको इतना प्रॉफिट देगा कि जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। इसमें आपको बाहर से पैसा डालने की जरूरत नहीं होगी। प्रॉफिट यहां हाई है, प्रॉफिट हाई है, बट प्रॉफिट का एक कंसिडरेबल पार्ट क्या होता है, री इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। तो आप क्या बोलोगे कि प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है, यहां री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहां से आपको बाहर से फंड लाने की जरूरत नहीं होती। आफ्टर ग्रोथ एक टाइम आता है जहां से आपका सेल बढ़ता तो है बट विद डिक्रीजिंग रेट। जैसे मान लो 1% का इंक्रीमेंट हुआ
तो फिर 0.75% का इंक्रीमेंट हुआ अगले साल, मान लो फिर 0.50 का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपका सेल तो बढ़ रहा है बट विद डिक्रीजिंग रेट, और एक समय ऐसा आएगा जब ये जीरो पे जाएगा और वहां से फॉल करना शुरू कर देगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, इसी को कहा गया मैच्योरिटी। और ध्यान से देखो, अगर आप मैच्योरिटी स्टेज में हैं तो आपको सेल बढ़ाने का कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, आपका सेल ऑलरेडी हाई लेवल पे है और यहां से आप सेल नहीं बढ़ा सकते। ये आपके ग्राफ का क्या है, पीक है, ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, यानी कि यहां सेल बढ़ाने का स्कोप नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, जब जब आपका मार्केट एक्सपैंड ना करे, राइट, सेल बढ़ने का स्कोप ना हो, ऐसे सिचुएशन में इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा? आप क्या कहते हैं सर, अगर इंडस्ट्री मैच्योर है तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में एग्जिस्टिंग फर्म्स के बीच की फाइट बढ़ेंगी, तो कंपटीशन इंटेंस होता है, और जब कंपटीशन इंटेंस होता है तो उसका स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएगा ही जाएगा, तो आपका प्रॉफिट मॉडरेट हो जाता है, आपका प्रॉफिट लो हो जाता है एज कंपेयर टू द ग्रोथ। बट मैच्योरिटी में एक बहुत बड़ा फायदा है और हर एक फर्म मैच्योरिटी स्टेज पे जाना चाहती है। क्यों? सुनो, मैच्योरिटी एक ऐसा स्टेज है जहां आपका जो खर्चा है ना वो बहुत ही कम होता है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट इन द केस ऑफ मैच्योरिटी इज गोइंग टू बी लो। क्यों लो? क्योंकि आप अपने मार्केट शेयर को बढ़ा नहीं सकते बहुत ज्यादा। What you have to do is you have to maintain your market share only, और मेंटेनेंस ऑफ मार्केट शेयर के लिए ही आपका एक्सपेंडिचर जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली लो हो जाता है। लेकिन चूंकि कंपटीशन फियर्स होता है इस कंडीशन में, इसीलिए इसका स्ट्रेस आपके प्रॉफिट पे भी देखने को मिलेगा। जब आप मैच्योरिटी में जाते हैं, आपने कहा यहां मेरा सेल हाई है, मार्केट शेयर क्या है, हाई है, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होगा। लो कह दो, मॉडरेट कह दो, प्रॉफिट पे स्ट्रेस आएगा। क्योंकि किसकी वजह से आएगा? तो याद रखना है हमें कि कंपटीशन क्या हो जाता है, कंपटीशन इंटेंस हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो इन्वेस्टमेंट यहां लो है, ये फायदा है, इन्वेस्टमेंट लो है, और इन्वेस्टमेंट लो होने की वजह से इस स्टेज में जो फर्म होती है ना, दोस फर्म विल गिव यू द सरप्लस कैश। वो क्या देती हैं आपको? सरप्लस कैश देती हैं, और ये बेनिफिशियल सिचुएशन आप कह सकते हैं इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो, मैच्योरिटी स्टेज में अगर आप हैं तो, या इट विल जनरेट सरप्लस कैश। So this is your maturity stage, and after maturity there is decline. नेस्ले बटर हमारा इंट्रोडक्शन में था, तो नेस्कैफे को हम रख सकते हैं ग्रोथ में। और नेस्ले का एक प्रोडक्ट हमने सेरेलेक लिया था। सेरेलेक इज ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैच्योरिटी। सेरेलेक किस स्टेज में? मैच्योरिटी स्टेज में। उसके बाद आते हैं डिक्लाइन में। एक और प्रोडक्ट हमने नेस्ले का लिया था, नेस्टी। नेस्टी को आप कहाँ रख सकते हो? डिक्लाइन में रख सकते हो। डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ? साफ साफ दिख रहा है। डिक्लाइन का मतलब क्या हो गया? डिक्लाइन का मतलब ये हो गया कि आपका सेल क्या होगा, रैपिडली रिड्यूस होना शुरू होगा। तो सेल इज लो, सेल लो हो रहा है तो मेरा मार्केट शेयर भी क्या होगा, लो होगा, मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, लो होगा। अब यहां सवाल आता है कि यहां इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा। सर यहां इन्वेस्टमेंट हम करें या ना करें? तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो, अगर आपको लगता है कि इस ब्रांड को बचाया जा सकता है, इस प्रोडक्ट को बचाया जा सकता है, इसको अगर हम री इन्वेस्ट करें, इसके कुछ फीचर्स को चेंज कर दें। याद करो हमने एग्जाम्पल लिया था लाइफ बॉय का। हमने कहा लेट्स से द प्रोडक्ट इज लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय तो नहीं मरा, ये ब्रांड अभी भी चला रहा है, बहुत पुराना ब्रांड है। ऐसा क्यों हो रहा है कि टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, उसे री इन्वेंट कर देते हैं, उसमें कुछ नए फीचर्स डालते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए फीचर्स डालते हैं, फिर से लॉन्च कर देते हैं, राइट। तो अब इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं जो ऑब्सोलीट हो जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। या फिर अगर हम बात कर ले टाइपराइटर की, तो हमने कहा टाइपराइटर पूरी तरह से रिप्लेस हो चुका है किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अगर टाइपराइटर जैसा प्रोडक्ट है तो हम बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डाइवेस्ट कर देंगे। और अगर लाइफ बॉय जैसा प्रोडक्ट है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको क्या करेंगे, रीलॉन्च करेंगे। तो फायदा क्या होता है रीलॉन्च करने का, प्रोडक्ट दोबारा से इंट्रोडक्शन में नहीं जाता, सीधा कहां चला जाता है, ग्रोथ में चला जाता है। डिक्लाइन से सीधा ग्रोथ में जाएगा, तो इंट्रोडक्शन वाला झंझट या रिस्क आपको नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो आप कहते हैं दोनों पॉसिबिलिटी है, हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या फिर हम डाइवेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज योर पीएलसी, दिस इज योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो 4 फेजेस हैं टोटल आपके पास, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है और डिक्लाइन है। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैं आपको बताऊं मैच्योरिटी में, तो आप बता दोगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये किस तरह के फेज से गुजर रहा है ना। यही आपका पीएलसी।